चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हो गया था शायद, नहीं? बैंकर्स एल्गोरिथम के बाद वो था ना, R1 होल्ड्स दिस रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर दैट रिसोर्सेज, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हो गया था, है कि नहीं? तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सेकंड था हमारा कि डेडलॉक को हम अवॉइड कैसे करें। डेडलॉक को अवॉइड कैसे करें। ठीक है, तो अब हमने न तो प्रिवेंट करने की कोशिश करी, न हमने अवॉइड करने की कोशिश करी, दोनों ही तरीके नहीं अपनाए, तो अब सिस्टम में डेडलॉक आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। तो अब हम क्या कर सकते हैं डेडलॉक का? डेडलॉक को हम रोक नहीं पाए क्योंकि अलग अलग मेथड है ना। प्रिवेंशन में हम क्यों नहीं कर पाए प्रिवेंशन? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम हो जाता है अगर मैं चारों कंडीशन को अटैक करता ना। प्रिवेंशन में क्या किया था कि वो चार कंडीशन जिनकी वजह से डेडलॉक आता है उनको अटैक करो, उनको ब्रेक करने की कोशिश करो, उनको फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करो। तो वो तभी पॉसिबल है जब इन चारों में से किसी एक को फॉल्स करो, तो उससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। तो हमने दूसरा मेथड देखा अवॉइडेंस का। इसमें यूटिलाइजेशन कम नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सारे प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले बताना पड़ेगा कि उसे कितने रिसोर्सेज चाहिए, तभी तो हम बैंकर्स एल्गोरिथम लगा पाएंगे। मतलब जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तब आपको उसी समय बताना पड़ेगा कि 4 साल में आप कितने ब्लू पेन यूज करोगे, कितने पेंसिल्स यूज करोगे और कितने रजिस्टर यूज करोगे। तो कई जने तो कह देंगे कि सर हमें तो पता है, हम तो एक ही रजिस्टर से 4 साल निकाल लेंगे, और वो निकाल भी रहे हैं। पर हर किसी का ये पॉसिबल नहीं है ना, ये बहुत मेहनत का काम है एक ही रजिस्टर से चारों साल निकालने। ठीक है, तो ये शुरुआत में बताना पड़ेगा, तभी आप पहली क्लास अटेंड कर पाओगे फर्स्ट ईयर की। तो हर बार ये पॉसिबल है क्या कि हम कितने पेन यूटिलाइज करेंगे? तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि रिसोर्सेज हम शुरुआत में बता पाए। जब तक अपना मैक्स नहीं बताओगे तब तक नीड अलोकेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर वो बैंकर्स एल्गोरिथम जमेगा नहीं। तो दोनों में ही अपने अपने अलग अलग नुकसान है, इसके कुछ अलग डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। तो जब दोनों ही काम नहीं किए तो अब डेडलॉक सिस्टम में आएगा। तो अब क्या किया जाए? रोक नहीं पाए ना, तो डेडलॉक आ गया, अब क्या करें डेडलॉक का? मिनिमाइज कर दें या एलिमिनेट कर दें? किसी ने कहा है मिनिमाइज कर दो या एलिमिनेट कर दो। पर एलिमिनेट तो उसको कर पाएंगे ना जो पता चलेगा, है ना। हमें पता कैसे है कि सिस्टम में डेडलॉक आ गया? नाम तो आ नहीं रहा ना किसी का, कोई कह के थोड़ी आ रहा है कि मैं डेडलॉक हूं, मैं आ गया। ठीक है, तो पहले उसका पता लगाना पड़ेगा। उससे भी पहले एक और तरीका है हैंडल करने का। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हो। आप अपनी जिंदगी के हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो? कौन से तरीके से? उसको इग्नोर करके। आज पढ़ाई नहीं हुई और कल मिड टर्म है या एग्जाम है, तो आप क्या कहते हो कि जो होगा वो कल देखते हैं। कल देखते हैं कि कल क्या होता है, अभी की टेंशन क्यों करें? तो आप प्रॉब्लम को क्या करते हो? इग्नोर करने की कोशिश। कल फाइल चेक होगी सबकी, अभी तक कंप्लीट नहीं है, पूरी कर लें क्या? नहीं। क्यों? देखते हैं कल कॉलेज पहुंच के, क्या पता सर एब्सेंट हो, फाइल चेक ही नहीं हो। ठीक है, तो आपने क्या किया? प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया। देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगेगा, डेडलॉक इग्नोरेंस। हम डेडलॉक को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। पूछा जाता है ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम सबसे वाइडली यूज्ड अप्रोच है, क्योंकि आप जैसे कई लोग और भी हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया, तो ऑस्ट्रिच का नाम ऐसा क्यों आया? प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया तो ऑस्ट्रिच कैसे आ गया इसमें? ऑस्ट्रिच ऐसा आया कि अफ्रीका के जंगलों में ऑस्ट्रिच होता है। वो दूर से देख लेता है कि शेर आ रहा है, कहीं पे शेर देख लेता है दूर से। तो वो क्या करता है कि रेत में, सैंड होती है ना, मिट्टी रेत में,
तो मिट्टी में अपना सर डाल देता है और ये सोचता है कि शेर को मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि मेरा सर मिट्टी में है ना, तो शेर को मैं नहीं देख पा रहा तो शेर भी मुझे नहीं देख पा रहा होगा, तो वो शेर को इग्नोर कर देता है कि शेर है ही नहीं। जैसे मैं उसको नजर नहीं आ रहा, जैसे मुझे वो नजर नहीं आ रहा तो मैं भी उसको नजर नहीं आ रहा हूँ। लेकिन शेर क्या करता है, उस दिन भर पेट के खाना खाता है, ठीक है, उसका शिकार कर लेता है, उसको हंट करता है। तो यही ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम है। ऐसा होता नहीं है, हम प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, हम प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच की टेंडेंसी है, सही कह रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम को इग्नोर करने की। तो वो ऐसा सही में करता है, उसको जब खतरा नजर भी आ जाता है ना तो भी उसको इग्नोर करता है कि कोई चला जाएगा, ठीक है। तो हम भी यही करते हैं, डेडलॉक को हमने इग्नोर कर दिया। कई बार ऐसा सही भी रहता है, ठीक है, डेडलॉक इग्नोर कर दिया तो अपना आप, हो सकता है कोई प्रोसेस अपने आप को टर्मिनेट कर ले तो डेडलॉक हट जाएगा, पर हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, तो फिर डेडलॉक को हैंडल करना ही पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम, डेडलॉक इग्नोरेंस, समझ में आ गया। फिर देख लेते हैं पहला तरीका क्या था, प्रिवेंशन। सेकंड, उसको अवॉइड करो। थर्ड, उसको क्या करो, इग्नोर करो। इग्नोर करने से डेडलॉक चला जाएगा क्या? प्रॉब्लम को इग्नोर करने से खत्म हो जाती है क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम को इग्नोर करने से खत्म नहीं होती है, उस प्रॉब्लम को हटाना पड़ता है। हटाने के लिए उसका पता लगाना पड़ता है, मानना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डेडलॉक को हम रिमूव तभी कर पाएंगे जब पता लगाएं कि डेडलॉक है। तो डेडलॉक है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? मेरे सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तुम कह सकते हो सर साइकिल बन रही है तो डेडलॉक हो सकता है, पर साइकिल तो ये फिगर में बन रही है। एक्चुअल में ओएस साइकिल बना के, फिगर बना के देखता है क्या? ड्राइंग बनाता है क्या ओएस? सर्कल और स्क्वायर से लेकर ऐसा ओएस ड्राइंग बनाता है क्या हर बार कि मैं ड्राइंग बनाऊं? ओएस ये काम नहीं करता है ना। तो ये कैसे पता चलेगा सिस्टम में डेडलॉक आ गया? बताओ भाई, सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं ये इस बात का पता कैसे चलेगा? वो कहेगा थोड़ी आके कि सर मैं आ गया हूं क्लास में। So how would we know that the deadlock has occurred? पता लगाने के बाद क्या करना है वो एक अलग बात है, ठीक है। हम एक डिटेक्शन एल्गोरिथम रन करते हैं जो पता लगाएगा कि डेडलॉक सिस्टम में है या नहीं। पर इस एल्गोरिथम को मैं कब रन करूं? डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, इसे मैं रन कब करूं अपने सिस्टम में? क्या मैं इसे हमेशा रन करूं? क्या हर समय ये ऑन रहे क्या एल्गोरिथम? हर समय एग्जीक्यूट होता रहे क्या? उसका क्या फायदा होगा? डेडलॉक आते ही पता चल जाएगा कि डेडलॉक आ गया है। जैसे एंटीवायरस है, इसे हम कब रन करें आइडियली? हर 1 घंटे बाद रन करें क्या, या 4 घंटे बाद रन करें क्या, या 12 घंटे बाद? आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस कब रन करते हो बताओ भाई मुझे। सब लोग यूज करते हो एंटीवायरस तो इसका जवाब तो सभी दे सकते हैं। किसी ने कहा है प्रोसेस ब्लॉक हो जाए तब। ब्लॉक होता नहीं ना प्रोसेस। वायरस होने पे एंटीवायरस रन करें, वायरस आने पे फिर क्या फायदा? वायरस अपना काम बिगाड़ना चालू करे उसके बाद रन करें क्या एंटीवायरस? बताओ, बाकी लोग भी तो यूज करते हैं एंटीवायरस, तो आप बताओ एंटीवायरस कब रन करें? किसी कोई ये कह रहा है कि पूरे टाइम चलने दें, तो वो सही बात है, लेकिन वो तब है जब फ्री का एंटीवायरस है। सपोज करो कि जितनी बार एंटीवायरस रन करोगे उतनी बार पैसा देना पड़ेगा। तो क्या अब हम चाहते हैं कि एंटीवायरस 24 घंटे ही हमारे बैकग्राउंड में चलता रहे कंप्यूटर में? क्या हम ऐसा चाहेंगे क्या?
अच्छा, एंटीवायरस रन होता है तो कोई रिसोर्स कंज्यूम करता है क्या? ये आपका जो एंटीवायरस है कुछ रिसोर्स कंज्यूम करता है क्या? बताओ, डज योर एंटीवायरस कंज्यूम एनी रिसोर्सेज? क्या एंटीवायरस रन होता है तो उसे सीपीयू की जरूरत है क्या? प्रोसेसर चाहिए क्या एंटीवायरस को? बताओ भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। अटेंडेंस ही लेनी है क्या? तो बताओ ना, मुझे अटेंडेंस लेनी है तो मैं दे देता हूँ, सबका रिकॉर्ड तो आ गया, मैं जाऊँ क्या फिर? अगर आप लोगों को अटेंडेंस चाहिए केवल तो मुझे बता दो, मैं 1 मिनट अटेंडेंस लेके आपको फ्री कर देता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा। बात कर लेता हूँ कि इस क्लास को सिर्फ अटेंडेंस चाहिए। बताओ, जाऊँ क्या भाई? छोड़ें फिर क्लास, है ना? नहीं, पहले से स्कैनिंग करता रहता है, टाइम सेट कर दिया तुमने, पर ये तुमने किया है ना। तुमने ये डिसीजन कैसे लिया कि हर 4, 6 या 12 घंटे? ये हमने तो सेट किया है, अपनी मर्जी से थोड़ी करता है वो। एंटीवायरस भी तो एक प्रोग्राम है ना, इसे क्या चाहिए? सीपीयू चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कौन सा एंटीवायरस यूज कर रहे हो, नॉर्टन या अवास्ट या एबीजी? तो वो एक प्रोसेस है ना। तो उस प्रोसेस को रन होने के लिए क्या चाहिए? सीपीयू चाहिए। जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर को चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस को चाहिए, जैसे फायरफॉक्स को चाहिए, वैसे एंटीवायरस को भी सीपीयू चाहिए। क्या इसको कोई आउटपुट डिवाइस चाहिए क्या? चाहिए, अपना रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। क्या इसे रैम चाहिए क्या? चाहिए। मेमोरी मिलेगी तभी तो रन हो पाएगा, नहीं तो कैसे रन हो पाएगा? तो एंटीवायरस प्रोग्राम को भी ये रिसोर्सेज चाहिए जो बाकी सबको चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जब रन करता हूं ना, कि पता लगाओ डेडलॉक आया कि नहीं आया। P1 से लेकर P2, P3, P4 4 प्रोसेस चल रहे हैं, इनके बीच में डेडलॉक है या नहीं, ये पता लगाने के लिए मैंने एक डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम रन किया। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ये P5 हो गया। मैंने कहा P5 पता लगाएगा कि इन चारों में डेडलॉक है क्या। रिसोर्सेज हमारे पास कम है, ज्यादा है? रिसोर्सेज कम है तभी तो डेडलॉक आने के चांस है। रिसोर्सेज हमारे पास कम है, मैंने एक प्रोसेस और चालू कर दिया, P5। तो पहले रिसोर्सेज की कमी थी तो अब रिसोर्सेज और कम हो गए। तो जो डेडलॉक पहले था नहीं P1, P2, P3, P4 में, ऐसा हो सकता है कि P5 की वजह से डेडलॉक आ गया। जैसे मैंने क्लास में बोला कि जाके पता करो लड़ाई हो रही है क्या, उसको पता करने भेजा और उसकी वजह से लड़ाई हुई। हो सकता है ना ऐसा? तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि P5 की वजह से डेडलॉक आ गया, ऐसा हो सकता है। हर बार नहीं, पर कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है ना। तो मैं डिटेक्शन एल्गोरिथम को हर बार रन नहीं कर सकता कि हर समय चलता रहे डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। कि डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक पता लगाने वाला जो एल्गोरिथम है ना, वो हर समय ऑन रहे, ऐसा मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि फिर वो तो ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है। पहले रिसोर्सेज की मारामारी है और कुछ रिसोर्सेज ये अपने आप ही यूज करेगा, तो वो तो डेडलॉक इसकी वजह से उल्टा आ जाएगा। तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि डिटेक्शन एल्गोरिथम हर बार चालू रहे। तो जब ये हर बार चालू रहे तो मैं कब इसको चलाऊं? जैसे आपने कहा कि एंटीवायरस 24 घंटे नहीं चले, पर पेन ड्राइव जब भी लगाऊं तब वो इसको स्कैन कर ले, जब भी सीडी को इंसर्ट करूं तब स्कैन कर ले, जब भी इंटरनेट पे लॉगिन करूं तब स्कैन कर ले, जब भी फाइल डाउनलोड करूं तब स्कैन कर ले। तो एंटीवायरस फिक्स टाइम पे चले। कौन से फिक्स टाइम पे? कौन से फिक्स टाइम पे? एक तरीका है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं होती, मतलब कोई ना कोई एज ऐसी जरूर होगी डेडलॉक में जो पी से आर तक जा रही है, मतलब जो रिक्वेस्ट वाली एज है।
ये एज उल्टी होके असाइनमेंट वाली क्यों नहीं बनी? ये रिक्वेस्ट P से R तक जा रही है ना, ये वापस इसको हमने R को P को क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि R किसी और को दिया हुआ है। तो डेडलॉक में कम से कम एक रिक्वेस्ट ऐसी होगी जिसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो रिक्वेस्ट वाली एज के बिना सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई रिक्वेस्ट ऐसी होगी जिसको फुलफिल नहीं कर पाए, जैसे ये, तो ये डेडलॉक वाली कंडीशन है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कभी ऐसी रिक्वेस्ट हो जो फुलफिल नहीं हो पाए तो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम रन होना चालू हो जाए। कभी भी कोई एक ऐसी है जो P से R तक जा रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो ऐसी एज जब भी हो तो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाए, इन्वोक हो जाए, तो डेडलॉक का पता लग जाएगा। क्योंकि P से R तक कोई एज जा रही है ना, उसके बिना डेडलॉक आ ही नहीं सकता। होल्ड एंड वेट के बिना डेडलॉक नहीं आ सकता, वेट के बिना डेडलॉक नहीं आ सकता। जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का वेट करेगा उसके बाद ही डेडलॉक आएगा। तो इससे क्या होगा कि डेडलॉक का पता चल जाएगा। एकदम सही बात है, पर एक दिक्कत और है। क्या? कई बार ऐसा भी होगा कि डेडलॉक नहीं होगा तो भी एल्गोरिथम रन हो जाएगा। कब? P1 ने रिक्वेस्ट की R1 की, R1 दिया हुआ है P2 को, यहां डेडलॉक है क्या सिस्टम में? इस फिगर में सिस्टम में डेडलॉक है क्या? नहीं है, पर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो मैंने बनाया है वो रन हो जाएगा क्या? वो एल्गोरिथम रन हो जाएगा क्या? हो जाएगा रन। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट है ना, ये फुलफिल नहीं हो पाई, ये वाली रिक्वेस्ट, इसलिए वो एल्गोरिथम रन हो जाएगा डिटेक्शन वाला, और पता लगाने की कोशिश करेगा कि सिस्टम में डेडलॉक है क्या, और पता लगाएगा कि सिस्टम में डेडलॉक नहीं है। इससे नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान तो है पर कौन सा नुकसान है? जब भी सिस्टम में डेडलॉक होगा वो पकड़ा जाएगा, जब डेडलॉक नहीं होगा मतलब नो डेडलॉक है, जब डेडलॉक नहीं है तो भी ये उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा और एल्गोरिथम इन्वोक हो जाएगा। इन्वोक होने के बाद वो प्रोसेस कंज्यूम करेगा, रिसोर्स कंज्यूम करेगा, वो एक अलग बात है। मतलब चोर हमेशा पकड़ा जाएगा, पर कई बार ऐसा होगा कि चोरी नहीं हुई है तो भी एल्गोरिथम रन हो जाएगा। सही है ना? तो ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड भी है कि जैसे मैंने कहा डेडलॉक आने से नुकसान क्या है, किसी ने ये बताया ही नहीं कि डेडलॉक आने से नुकसान क्या है, ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं किसी ने, तो इसका मतलब सबको आता होगा। P1 ने रिक्वेस्ट की R1 की, जो दिया हुआ है P2 को, जिसने रिक्वेस्ट की है R2 की, जो हमने दिया हुआ है P1 को। सिस्टम में डेडलॉक है तो नुकसान क्या हो रहा है यहाँ, कौन बताएगा? डेडलॉक आ गया तो मेरे पैसे तो नहीं लेके गया वो, है ना? प्रॉक्सी अटेंडेंस थोड़ी लगा के गया, तो मुझे क्या नुकसान हुआ? स्लो कर देगा सिस्टम को, कैसे? स्पीड घटा देगा क्या? स्पीड घटा देगा क्या? नहीं, तो फिर स्लो का क्या मतलब है? क्या पहले सिस्टम सिस्टम तेज दौड़ता था क्या, लाई, जो अब वो स्लो हो जाएगा? एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे P2 को कौन सा रिसोर्स दिया हुआ है, R1, तो R1 का इसने पूरा यूज कर लिया, इसको अब और भी रिसोर्स चाहिए, कौन सा, R2, जो इसको नहीं मिल रहा। सिमिलरली P1 है, इसको R2 पूरा मिला हुआ है तो इसने R2 का यूज कर लिया, ठीक है, और R1 चाहिए, इसको नहीं मिल रहा, तो एग्जीक्यूशन पहले कितना था, पहले कितना एग्जीक्यूशन था? पहले का मतलब है कि जब R1 दिया हुआ था P2 को और
R2 दिया हुआ था P1 को। जब ये दो प्रोसेस और दो रिसोर्स थे तब एग्जीक्यूशन था आपका 60%, सपोज करो 60%, सपोज करो। अब इसने इसकी रिक्वेस्ट की, इसको मिला नहीं तो वेट कर रहा है और ये इसका वेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूशन कम होके 50 हो जाएगा परसेंट सीपीयू का यूटिलाइजेशन। थोड़ी देर बाद अब ये P1 जो है R2 का यूज जितना करना था वो कर लिया, अब इसको R1 का यूज करना है जो उसको नहीं मिला, तो P1 ने अपना काम रोक दिया तो एग्जीक्यूशन आ गया 20% पर। थोड़ी देर बाद P2 ने भी R2 का जितना यूज R1 का यूज करना था वो कर लिया, अब R2 का वेट कर रहा है तो इसने भी अपना काम रोक दिया, तो अब एग्जीक्यूशन 5% आ गया। सपोज करो P3 अलग चल रहा है, उसकी वजह से कुछ एग्जीक्यूशन तो होता रहेगा, तो अब वो 15% या 10% आ गया। तो डेडलॉक होने से सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हुआ, ठीक है, क्योंकि इनको रिसोर्सेज दूसरे नहीं मिल रहे ना, तो ये एग्जीक्यूट अपना काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो जब आगे नहीं बढ़ा पा रहे तो एग्जीक्यूशन सीपीयू का कम हो गया, सीपीयू खाली पड़ा है। तो हमने कहा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि एक फिक्स हमने टाइम इंटरवल, फिक्स हमने क्राइटेरिया लगा दिया, जिसमें हमने कह दिया कि सपोज करो 20% अगर सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसेस काम कर रहा है। 20 से नीचे जाते ही इसका मतलब कि सिस्टम में डेडलॉक होगा। जरूरी नहीं है, कि कहना बहुत मुश्किल है डेडलॉक पे कितना यूटिलाइजेशन होता है। सिस्टम में काफी देर डेडलॉक रहेगा तो यूटिलाइजेशन घट के जीरो की तरफ आ जाएगा, जीरो की तरफ आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि 40 पे डेडलॉक आया हो सकता है कि 20 पे आया हो सकता है कि 30 पे आया हो। तो 30 पे भी डेडलॉक था, 20 पर भी है, 10 पर भी है, 5 पर भी है, तो धीरे धीरे घटता घटता जीरो पे आ जाएगा। ये कहना मुश्किल है कि जब डेडलॉक कितने पे आया था, पर हमने कहा 20 से कम अगर सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, एक क्राइटेरिया मैंने बना लिया, तो उसके नीचे जाते ही डेडलॉक आएगा, इसका मतलब डेडलॉक आ गया है। तो जैसे ही सीपीयू का यूटिलाइजेशन हम चेक कर सकते हैं ना, तो ओएस चेक करता रहता है, जैसे यूटिलाइजेशन 20% से कम हुआ, उसने मान लिया कि डेडलॉक आ गया, तो वो क्या करता है, डेडलॉक को डिटेक्ट करने का जो एल्गोरिथम है, डेडलॉक को डिटेक्ट करने का जो एल्गोरिथम है उसने रन कर दिया, जो पता लगा लेगा कि डेडलॉक है या नहीं। इससे भी क्या होगा, हर बार डेडलॉक तो पकड़ा ही जाएगा, तो कई बार ऐसी कंडीशन भी होगी कि डेडलॉक नहीं था फिर भी डिटेक्शन एल्गोरिथम रन हो गया। कैसे, कंप्यूटर आपने ऑन किया और आपने एक गाना सुनने की इच्छा हुई आपकी MP3 प्लेयर पे, ठीक है, सिर्फ एक गाना सुनने की इच्छा हुई और कुछ नहीं चलाया आपने, तो VLC मीडिया प्लेयर में या विंडोज मीडिया प्लेयर में आपने एक गाना चला दिया MP3 फाइल, तो अकेले एक ही फाइल है ना, तो इसका यूटिलाइजेशन है 8%। ऐसा होता है एक्चुअल में, इतना छोटा प्रोसेस है ये, इतना छोटा प्रोसेस है कि सीपीयू का ज़्यादा बिजी नहीं कर पाता, तो यूटिलाइजेशन सपोज करो सिर्फ 8% है, क्योंकि एक ही प्रोसेस है। तो आपका ओएस क्या मानेगा इसको कि सिस्टम में डेडलॉक आ गया, क्योंकि यूटिलाइजेशन कितना है, लेस देन 20, बिकॉज 8 इज लेस देन 20, तो वो क्या मानेगा, डेडलॉक डिटेक्ट हो गया और एल्गोरिथम रन कर देगा। तो यूटिलाइजेशन जब भी 20 से कम जाएगा सिस्टम में, तो वो मान लेगा कि डेडलॉक आपका नहीं रहे, डेडलॉक आ गया है। सपोज करो आप इसके साथ फायरफॉक्स भी चला देते हो, तो ये दोनों मिल के भी, मोजिला और VLC मीडिया प्लेयर मिल के भी सपोज करो 19% ही होते हैं, सपोज करो 20-25% से ज़्यादा नहीं होते हैं, 19% ही हुआ तो भी क्या मानेगा वो कि डेडलॉक सिस्टम में आ गया, जबकि आया नहीं है, पर वो ऐसा मान लेगा। डेडलॉक कभी भी बच नहीं पाएगा, लेकिन डेडलॉक के अलावा भी जो कंडीशन होगी वो भी डेडलॉक मान ली जाएगी और डिटेक्शन एल्गोरिथम रन हो जाएगा। ये 20% लिखा हुआ कहीं नहीं है, ये हम मान सकते हैं। मैंने 40 का भी एग्जाम्पल लिया है, आप 40 मान लो, 30 मान लो, 20 मान लो, 10 मान लो, 4 मान लो, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों से डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम इन्वोक हो जाएगा, पर गारंटी नहीं है कि डेडलॉक आया ही आया है। डेडलॉक आएगा जब तो पकड़ा जाएगा, डेडलॉक नहीं आया तो भी पकड़ा जाएगा वो। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? दो अप्रोचेज हैं जैसा अभी हमने डिस्कस किया।
या तो रिक्वेस्ट करो विच कैन नॉट बी इमीडिएटली ग्रांटेड, और या फिर एक फिक्स क्राइटेरिया लगा दिया सीपीयू यूटिलाइजेशन, जो उससे कम होते ही सिस्टम में डेडलॉक को पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे हमारे पीनल सिस्टम में है कि इनोसेंट अल्टिल प्रूवन गिल्टी, जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, भले ही कोई चोर है या दोषी है वो भले ही छूट जाए, पर निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ है कि डेडलॉक हमेशा पकड़ा जाएगा, लेकिन कई बार नहीं भी होगा तो भी डेडलॉक मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आई गया? चलो, डेडलॉक डिटेक्ट तो कर लिया, पर उसको डिटेक्ट करने के बाद उसका क्या करें? अचार तो नहीं पसंद है तो अचार तो नहीं डालेंगे उसका, तो डेडलॉक को डिटेक्ट करके डेडलॉक को हटाना पड़ेगा। डेडलॉक की रिकवरी होगी या फिर उसका रिमूवल होगा? डेडलॉक का रिमूवल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये सिस्टम में डेडलॉक आ गया। अब पता लगाने के बाद डेडलॉक को कैसे हटाएं? दो तरीके हैं। पहला है प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें। क्या मैं इस P1 प्रोसेस को टर्मिनेट करने से डेडलॉक हट जाएगा क्या? अगर मैं P1 को टर्मिनेट कर देता हूं तो डेडलॉक चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हाँ, कौन कह रहा है कि चला जाएगा? डेडलॉक चला जाएगा क्या भाई? देखते हैं। P1 को टर्मिनेट करा तो P1 चला गया। P1 चला गया तो P1 ने किसकी रिक्वेस्ट की हुई है? P1 ने कौन से रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है? R2 की। बहुत सही। तो R2 अब इसको चाहिए क्या? जब वो प्रोसेस ही नहीं रहा तो R2 इसको चाहिए क्या? नहीं चाहिए, चला गया भाई, ये एज चली गई। P1 को कौन सा रिसोर्स दिया हुआ था? P1 को कौन सा रिसोर्स है जो दिया हुआ था? R1। तो जब इसको टर्मिनेट करा तो उसको बैग में डाल के घर ले जाएगा क्या? आशुतोष, अपने साथ ले जाएगा क्या घर पे? नहीं ले जाएगा। वो खुद लेके आया था क्या R1 घर से? R1 को वो खुद लाया था क्या? नहीं लाया था। तो ले जाने भी मैं दूंगा नहीं उसको, मैं पहले बता रहा हूं, मैं उसको ले जाने नहीं दूंगा। तो मैं उसको ले जाने नहीं दूंगा तो वो यहाँ पे जमा करा के जाएगा। तो वो जमा करा के जाएगा तो R1 क्या हुआ? फ्री हो गया क्या? R1 फ्री हो गया क्या? हो गया। R1 की रिक्वेस्ट किसने की है? P2 ने। R1 फ्री हो गया ना, उसकी रिक्वेस्ट किसने की थी? P2 ने। पहले तो इसको नहीं दे पा रहे थे, क्यों? क्योंकि P1 को दिया हुआ है। अब किसके पास है P1 R1? किसी के पास नहीं। तो जब इसने रिक्वेस्ट की P2 ने, तो ये रिक्वेस्ट वाली एज अब किस में बदल गई? असाइनमेंट वाली एज में। P2 को क्या चाहिए था? R1 और R2। क्या मिल गया उसको? R1 और R2। अब किसका वेट कर रहा है? न तो मेरा न तुम्हारा। अपना काम कर लेगा क्या? ये कर लेगा। जब कर लेगा तो फ्री हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो डेडलॉक हट गया क्या? तो हट गया ना। ये क्यों कहा कि नहीं हटेगा? इस केस में अगर मैंने एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता हूं तो सिस्टम से डेडलॉक हट जाएगा। एक प्रोसेस को टर्मिनेट करने से सिस्टम का डेडलॉक हट गया, तो इस वाले केस में हट जाएगा। ज्यादा प्रोसेस होंगे तो चेक करना पड़ेगा कि हटेगा कि नहीं हटेगा। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर भी यही करेंगे हम। ठीक है, यहां पर भी हम यही करेंगे, प्रोसेस टर्मिनेशन। या तो हम क्या करें कि सपोज करो बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1, P2, रिसोर्सेज भी हैं, P3, एक और P4, P5, P6, P7, कई सारे प्रोसेस हैं। तो एक प्रोसेस को हटाने से डेडलॉक हट जाएगा क्या? पता नहीं। सपोज करो ऐसी डिपेंडेंसी है उनकी, एक प्रोसेस को टर्मिनेट करने से डेडलॉक हट जाएगा क्या? शायद हट जाए, शायद नहीं हटे। कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, P1 को हटाओ और फिर चेक करो कि डेडलॉक है क्या।
P1 डेडलॉक है, ये कैसे पता चला? डिटेक्शन एल्गोरिथम रन किया, तो डिटेक्शन एल्गोरिथम, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम ये रन किया, चलाया मैंने, चलाया तो पता चला कि डेडलॉक है। किसके बीच में? P1 से लेकर P7 तक में, ठीक है, P7 तक में डेडलॉक है। मैंने कहा पहले P1 को हटाओ, P1 को हटाया, फिर वापस डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम रन किया, पता चला अभी भी डेडलॉक है, तो P4 को हटाया, वापस एल्गोरिथम रन किया, पता चला अभी भी डेडलॉक है, P5 को हटा दिया, अभी भी डेडलॉक है, वापस रन किया इसे, अभी भी डेडलॉक है, तो P6 को हटाया। या तो एक तरीका ये है कि एक एक प्रोसेस को टर्मिनेट करो और डेडलॉक वापस चेक करो। दूसरा भी है, सारे प्रोसेस को एक साथ टर्मिनेट कर दो। फायदा क्या हुआ? टाइम बच गया, किसमें? चेक करने में। लेकिन नुकसान भी है, क्या? पहले तो एक P1 को हटा के चेक करना था, तो सिर्फ P1 को ही वापस करना पड़ता। अब क्या हुआ कि P1 से P7 तक हर प्रोसेस ने कुछ ना कुछ काम कर लिया था, सबको एक साथ टर्मिनेट कर देता हूं आंख बंद करके, तो क्या होगा? सारे प्रोसेस शुरुआत से वापस करने पड़ेंगे। कंप्यूटर हैंग हुआ है ना सबका? आपका कंप्यूटर सबका हैंग हुआ है, क्या करते हो? टास्क मैनेजर रन करते हो, है ना? उसमें चेक करते हो कौन सा नॉट रिस्पॉन्डिंग है, उसको हटा दो। कि सबको टर्मिनेट करते हो, रीस्टार्ट करते हो क्या हैंग करने पे, कि किसी एक को टर्मिनेट करते हो? जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो किसी एक प्रोसेस को टर्मिनेट करते हो क्या टास्क मैनेजर के थ्रू, या फिर पूरा कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर देते हो? एक का ही जवाब आया है, बाकी का कंप्यूटर कभी हैंग नहीं हुआ। कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हो ऐसा? रीस्टार्ट कर देते हैं। जो रीस्टार्ट करते हैं वो बहुत ही आलसी लोग हैं। हाँ, टास्क मैनेजर भी हैंग हो सकता है, मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो हम एक प्रोसेस को टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको टर्मिनेट करो तो वापस उनका एग्जीक्यूशन करो, तो हम किसी एक को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है? दोनों के अपने फायदे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर 11 प्रोसेस आपके नॉट रिस्पॉन्डिंग है, तो पहले एक को हटाओ, फिर वापस चेक करो, फिर दूसरे को हटाओ, वापस चेक करो, फिर तीसरे को हटाओ, वापस चेक करो। ये बहुत ही टीडियस है, कई बार इतना पेशेंस नहीं होता, तो सबको हटा सकते हो एक साथ ही। 11 के 11 प्रोसेस हैं, उन सबको शट बंद किया और वापस स्टार्ट किया। दूसरा तरीका भी है, एक एक करके सबको हटाओ और चेक करो वापस, तो ये तरीका भी है। दोनों अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, और दोनों ही यूज करते हैं हम लोग, डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्रोसेस हैं और कितने प्रोसेस हैं। अभी तक सब साथ है मेरे? अभी तक सब साथ हैं क्या मेरे? कि दोनों मेथड ही काम के हैं, कभी हम एक्स यूज करते हैं, कभी वाई। चलो, सपोज करो कि टर्मिनेट करना है ऑल एक साथ, तब तो कोई डिसीजन ही नहीं है, सबको एक साथ बंद कर दिया। लेकिन एक 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 करके टर्मिनेट करना है, तो किसको टर्मिनेट करोगे? अगर हमें एक एक प्रोसेस जो है टर्मिनेट करना है, तो किसको पकड़े हम? ये डिसीजन जो है कि प्रोसेस P1 को टर्मिनेट करो या P2 को या P7 को, ये किन फैक्टर्स पे बेस्ड हो सकता है? ये कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड है डिसीजन? कौन कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड हो सकता है? सबसे पहला फैक्टर है प्रोसेस की प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तुम्हें इंटरनेट पे सर्फ करना था, गाने तो पीछे बैकग्राउंड में चल रहे थे, तुम चल रहे हो तो भी ठीक है, नहीं चल रहे हो तो भी ठीक है, सुन तो वैसे भी नहीं रहे थे, हमें तो ब्राउजिंग करनी थी। तो गाने अगर टर्मिनेट हो भी जाए MP3 प्लेयर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रायोरिटी प्रायोरिटी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर, एक प्रोसेस है 2% जिसने अपना काम कर लिया हो, एग्जीक्यूशन। दूसरा प्रोसेस है जिसने अपना एग्जीक्यूशन 98% कर लिया हो।
कौन सा टास्क पूरा करोगे। 2 को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये तो सिंपल हो गया। 12% कर लिया हो, दूसरे ने अपना टास्क 98% कर लिया, एग्जीक्यूशन पूरा, किसको टर्मिनेट करूं। ये P1 है और ये P2 है। P1 ने एग्जीक्यूशन 12% कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया, और P2 ने 98% कर लिया, किसको टर्मिनेट करें। P1 को कर देते हैं, इतना सिंपल है नहीं। ये जो 12% है ना, ये प्रोसेस है आपका 10 आवर्स का, 10 घंटे का पूरा प्रोसेस है, उसमें से 12% हो चुका है। P2 जो है वो 98% हो गया, पर ये 1 मिनट का प्रोसेस है, 1 मिनट का प्रोसेस है सिर्फ। तो इसने 1 मिनट तक एग्जीक्यूशन कर लिया, सपोज करो ये 10 आवर्स का है, तो इसने कितनी देर काम कर लिया अपना, 1-1.5 घंटा इसने पहले ही काम कर लिया है ना। तो मैं 1.5 घंटे का काम वापस करना चाहूंगा या 1 मिनट का, 1 मिनट का। तो पहले आपने कहा P1 को करो टर्मिनेट, अब आप कहोगे P2 को टर्मिनेट करो, कहोगे कि नहीं। क्योंकि 1 मिनट का काम वापस करना पड़ेगा, इसको टर्मिनेट करता हूं तो, इसको करता हूं तो 1-1.5 घंटा वापस लग जाएगा। तो अब आप कह रहे हो कि P2 को टर्मिनेट करो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्रोसेस है जिसने 10 रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं, 10 रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं, और एक प्रोसेस है जिसने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, R2 ने, किसको टर्मिनेट करें। इसने 10 रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं, इसने 1 रिसोर्स होल्ड किया है P2 ने, तो किसको टर्मिनेट करें भाई। अब फायदा मिलना चाहिए ना टर्मिनेशन का, तो P1 को करें कि P2 को करें। सही बात है, बताओ P2 को करें या P1 को, आपको क्या लगता है। अगर मैं P2 को टर्मिनेट करता हूं तो मुझे कितने रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे मेरे, सिर्फ एक रिसोर्स फ्री होगा। अगर मैं P1 को टर्मिनेट करता हूं तो इसके कितने रिसोर्स टर्मिनेट हो जाएंगे, 10। तो ये 10 दूसरों में बांट सकता हूं, उनका काम जल्दी हो जाएगा। P1 को टर्मिनेट करता हूं तो एक ही रिसोर्स फ्री होगा, वो मैं किसको बांटूंगा। तो फिर वही बात आई, किसको टर्मिनेट किया हमने, P1 को टर्मिनेट करने का फायदा नजर आ रहा है। लेकिन सिंपल इतना भी नहीं है, इसने 10 रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं और एक का वेट कर रहा है। इसने 1 रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और सपोज करो 10 का वेट कर रहा है। किसको टर्मिनेट करें अब किसे करें, P1 या P2 को। पहले तुमने कहा P1 को टर्मिनेट करो, अब क्या कहते हो, अब कह रहे हो P2 को करो। सही बात है ना। इसको 10 दिए हुए हैं, कितने और चाहिए, सिर्फ एक और चाहिए इसको, तो इसको टर्मिनेट क्यों करूं। इसको एक दिया हुआ है लेकिन 10 और चाहिए, तो 10 तो अभी तक बहुत मुश्किल से मिलने हैं, तो इसको टर्मिनेट कर देते हैं ना, 10 तो कब मिलेंगे इसको, तो इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो अब तुम कह रहे हो P2 को टर्मिनेट करो। समझ में आ रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस टर्मिनेट होगा। ठीक है, मैनी फैक्टर्स दैट कैन गो, पहला प्रायोरिटी, दूसरा कितनी देर से रन हो रहा है, और कितना रन होने में पूरा होने में टाइम कितना और चाहिए, वो कितने प्रोसेस को होल्ड कर रहा है, और कितने का वेट कर रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि कितने का वेट हो रहा है। उसको टर्मिनेट करने का फायदा तभी है जब वो रिसोर्सेज फ्री भी तो करे, फ्री नहीं करेगा तो क्या फायदा। तो ये फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट होगा। ये हुआ पहला तरीका। पहला कौन सा, प्रोसेस प्रीएम्पशन, प्रोसेस टर्मिनेशन। पहला तरीका डेडलॉक से रिकवरी का या फिर रिमूवल का, पहले बताया था ना, रिकवरी या फिर रिमूवल।
प्रोसेस टर्मिनेशन पहला मेथड। सेकंड मेथड रिसोर्स प्रियम्पशन। रिसोर्स प्रियम्पशन, प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं किया, रिसोर्स ले लिया, उससे रिसोर्स ले लिया। P1 जो है R1 का वेट कर रहा है, R1 दिया हुआ है P2 को, P2 जो है वो किसी और का भी वेट कर रहा है, P2 किसी चार रिसोर्स का और भी वेट कर रहा है, ये सब रिसोर्स भी किसी और को दिए हुए हैं R5, और ये भी आगे दिए हुए हैं। आगे चल के एक साइकिल बन रही है जो डेडलॉक आ गया। ठीक है, तो अब हम P2 को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि P2 को कौन सा रिसोर्स दिया हुआ है R1, और इसको क्या चाहिए R3, R4 और R5, ये इसे चाहिए। ठीक है, जो इसके पास है नहीं, तो ये इन तीन का तो वेट कर ही रहा है, एक और का भी वेट कर लेगा तो क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं R1 जो इसको दे रखा है वो इससे ले लिया हमने, और किसको अलोकेट कर दिया, P1 को। हमने उस प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं किया, उस रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर लिया, उससे रिसोर्स छीन लिया हमने वो रिसोर्स उससे ले लिया। जिससे भी रिसोर्स लेंगे ना हम, उसको टर्मिनेट नहीं करते हैं, बस उससे रिसोर्स लेके दूसरे को दे दिया जहां काम आ जाए। जो चीजें ध्यान में रखनी है इनको, कैसे विक्टिम सेलेक्ट करें, ये कैसे डिसाइड करें कि किससे रिसोर्स लेना है। जो पहले फैक्टर्स बताए थे काफी हद तक तो वही फैक्टर्स हैं, प्रायोरिटी हो गई, हाउ मेनी रिसोर्सेज होल्डिंग, कैसे टाइप का प्रोसेस है। दूसरा रोल बैक, वापस उसको रोल बैक करना है प्रीवियस कंडीशन में। ठीक है, जैसे गेम में चेक पॉइंट होता है ना कि इतना चेक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, अगली बार आउट हो गए तो वहीं पे आएगा। तो रिसोर्स उससे लिया हमने, उससे पहले चेक पॉइंट बना दिया कि अगली बार यहां तक का टास्क पूरा हो गया। और थर्ड जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है स्टारवेशन। हर बार एक से ही रिसोर्स नहीं छीनने हैं। सपोज करो जब भी डेडलॉक होगा P1 को मार देंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रायोरिटी में लो है, या फिर इसको रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए कितने, पूरा होने के लिए 20 रिसोर्स चाहिए, तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका काम तो होगा ही नहीं पूरा, तो इससे रिसोर्स ले लो या इसको टर्मिनेट कर दो। तो हर बार क्या है, P1 की ही बारी आ रही है, तो कमजोर को हर कोई दबाता है, तो ये P1 है, तो इसकी प्रायोरिटी कम है या नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा है, कोई भी एल्गोरिथम हम यूज लगा रहे हैं, कोई भी फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं, तो हर बार बारी किसकी आती है, P1 की। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टारवेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार P1 को टर्मिनेट कर दिया या उससे रिसोर्स ले लिया, दूसरी बार फिर कर दिया, तीसरी बार फिर कर लिया, पर इसका मौका मिलना चाहिए इसको। बार बार इसी को टर्मिनेट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा, स्टारवेशन आ जाएगा, स्टारवेशन नहीं आना चाहिए, पहले बता चुका हूँ स्टारवेशन। ठीक है, दो तरीके हैं, कौन कौन से, रिसोर्स प्रियम्पशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन। सुनने में लगता है कि सर उससे रिसोर्स ले लिए तो टर्मिनेट ही हो गया ना, ऐसा नहीं हुआ, दोनों अलग अलग है। बताओ भाई, समझ में आया क्या, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल या फिर रिकवरी, डेडलॉक डिटेक्शन या रिमूवल आ गया, बाकियों को भी समझ में आ गया कि सिर्फ दो को ही आया। चलो, ऑल राइट देन, थैंक्स एवरीवन, कल की क्लास में वापस मिलते हैं।